नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी मोदी कहना है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और क्यों ये सवाल उठा रहे हैं? असल में अगर पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में जो रैलियां हुई, जो बीजेपी के कद्दावर नेताओं ने की, अगर हम जिक्र करें तो हम पाएंगे कि उसमें चाहे योगी आदित्यनाथ हों या देश के गृह मंत्री अमित शाह जब मुजफ्फरनगर में बोल रहे थे तो साफ तौर पर एक ही संदेश जा रहा था। जहां योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर में कहा कि यहां से जब तोप चलेगी तो पाकिस्तान का दिल दहल जाएगा और देश का विकास होगा, वहीं उन्होंने कहा कि जब शामली में गर्मियों में भी वो एक ठंड का जो शिमला जैसा एक वो माहौल पैदा कर सकते हैं, तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी है एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ ये जताने की कोशिश कर रही है कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार नहीं आई तो यहाँ की जो शासन और जो प्रशासन जो व्यवस्था है वो गड़बड़ा सकती है। यानी फिर से यहाँ दंगे जो हैं वो उत्तर प्रदेश को देखने पड़ेंगे। और ऐसा बीजेपी शायद इसलिए भी बोल रही है क्योंकि अगर बात मुजफ्फरनगर दंगों की हो या उससे पहले उत्तर प्रदेश में जो दंगे हुए, शायद वो उनका डर दिखा करके उत्तर प्रदेश के लोगों को बीजेपी का जो वोट है वो मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन असल में हकीकत क्या है, बीजेपी ऐसा उत्तर प्रदेश में क्यों कर रही है? असल में अगर हम 2007 की बात करें, जब मायावती की सरकार थी यानी बीएसपी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, और उसके बाद 2014 का वो समय भी आया जब अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, और उसके बाद 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में आई। अगर हम इन तीनों सरकारों का अगर कंपैरिजन देखें तो 2007 की जो सरकार थी यानी जो बीएसपी की सरकार थी, अगर उसकी बात करें तो अगर उसमें सुशासन की अगर हम बात करें तो उसमें जो दंगों के जो आंकड़े हैं वो काफ़ी कम हैं। अगर हम वहीं अगर पूरे देश में अगर दंगों की बात करें, जिसमें बीजेपी का ये दावा भी होता है कि उसके शासनकाल में जो दंगों की जो फहरिस्त है वो काफ़ी कम होती है, और एक गुजरात मॉडल की बार बार बात होती है कि बीजेपी ने गुजरात के दंगों पर किस तरीके से कंट्रोल किया। तो चलिए शुरुआत 1969 से ही करते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा दंगा गुजरात में हुआ था और उसमें 5000 मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया था। इसे मासकेयर कहा जाए तो वो भी कोई गलत नहीं होगा, जिसमें लगभग 5000 मुसलमान उस समय मारे गए थे। उसके बाद 1985 में दंगा हुआ, 1987 में दंगा हुआ, 1990 में दंगा हुआ, 1992 में दंगा हुआ, और 2002 का दंगा भला कौन भूल पाएगा, जिसके बाद मोदी सरकार और वहाँ की जो सरकार से उस समय जो मौजूदा सरकार थी यानी जो प्रधानमंत्री जो आज हैं वो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब उनसे सवाल किया गया कि आप राज सत्ता का जो वचन है वो निभाइए, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जो सवाल है उस पर जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मौजूदा समय में, उनका जो जवाब है वो काफ़ी चर्चित हुआ था। और उसके बाद ये सवाल भी उठा था कि 2002 के दंगे को क्या नाम दिया जाए, इसे सिर्फ दंगे का नाम दिया जाए या एक बहुत बड़े नरसंहार का नाम दिया जाए। पूरी दुनिया में चर्चा का ये विषय बना। हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की और बीजेपी की सरकार की। अगर 2007 में अगर मायावती की सरकार की अगर हम बात करें तो उस समय जो दंगों का परसेंटेज है वो काफ़ी कम था। उसके बाद 2014 की बात करें, अगर अखिलेश सरकार की अगर बात करें तो उसमें काफ़ी दंगे देखने को मिले थे। और अगर मौजूदा समय में जो सुशासन की दुहाई देते नहीं थक रहे हैं बीजेपी के जो बड़े नेता, अगर उन्हीं की सरकार की अगर बात करें तो उसमें जो दंगों का ग्राफ है वो लगातार बड़ा है। दलितों की हत्या हर तीसरे दिन पर एक हो रही है। और अगर हम बात करें महिलाओं के उत्पीड़न और उनके साथ बलात्कार, नृशंस हत्याओं की अगर बात करें तो ना तो अभी तक हाथरस ही हम भूल पाए हैं, और हाल ही में अभी एक बड़ा हादसा उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में घटित हो गया, जहां एक दलित बेटी को पहले उसका बलात्कार किया गया और उसकी फिर हत्या कर दी गई। अगर हम बात करें पूरे माहौल की उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बीजेपी का जो मौजूदा
जो सुशासन की जो बात करते हैं या मौजूदा जो कानून व्यवस्था की अगर वो बात करते हैं, तो आंकड़ों के अगर हम दूसरी ओर देखें तो जो बीजेपी के नेता जिन आंकड़ों की बात करते हैं, अगर उन आंकड़ों पर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हकीकत कुछ और नज़र आती है। और ऐसा हमें इसलिए भी समझना बहुत ज़रूरी होगा कि आखिर बीजेपी ऐसा बोल क्यों रही है, वो दंगों का डर आखिर दिखाना क्यों चाहती है। देखिए, राजनीति में अगर उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति की अगर बात की जाए तो अगर 2014 में अगर मुजफ्फरनगर की बात करेंगे तो 2014 के बाद जब 2017 में जब उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार आने को थी, तो ये माना जाता है कि जब मुजफ्फरनगर का जो दंगा और जो पलायन की एक स्थिति पर जब पूरे उत्तर प्रदेश में सवाल उठा, तो उसके बाद बीजेपी की सरकार 2017 में आई। उससे पहले अखिलेश की सरकार इन्हीं दंगों को लेकर के काफ़ी बदनाम हुई और उसके बाद बीजेपी को एक मौका मिला। इसी तरीके से अगर गुजरात की बात की जाए, हर बार दंगों के बाद जो नरेंद्र मोदी जो मुख्यमंत्री थे वो हर बार उन दंगों के बाद वहाँ मजबूत होते चले गए। यानी अगर कुल मिलाकर के देखें, अगर राजनीति में अगर चुनाव से पहले अगर एक डर का माहौल पैदा किया जाए और लोगों के जहन में ये सवाल खड़ा कर दिया जाए कि उन्हें जो सुशासन की जो व्यवस्था है वो वही सरकार दे सकती है जो या तो केंद्र में है या उनका जो मुख्यमंत्री है वो इतना मजबूत है कि वो सरकार को ठीक तरह से चला ले जाएगा। और उसमें जो मौजूदा दौर में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक मजबूत नेता के रूप में उभर कर सामने आते हैं। उनकी छवि इस तरीके की गढ़ी गई है कि वो एक ऐसे नेता हैं जो उत्तर प्रदेश को एक सुशासन, एक बढ़िया व्यवस्था दे सकते हैं। हालांकि अगर हम हकीकत की बात करें तो हकीकत कुछ और है और आंकड़े कुछ और बयान करते हैं। उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि मौजूदा समय में जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे गरीब राज्य है। और अगर हम बात करें, अगर हम 2007 से, क्योंकि हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि 2007, 2014, 2017 अगर हम 3 सरकारों की बात कर रहे हैं कि पहले 2007 में जब मायावती की सरकार आई, उसके बाद अखिलेश की सरकार आई और 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, क्योंकि 2017 की जो सरकार है उसका कार्यकाल 10 मार्च तक ख़त्म हो जाने वाला है और 10 मार्च को जब इलेक्शन के नतीजे आ जाएंगे तो नई सरकार आएगी। तो ये कंपैरिजन करना और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन तीनों सरकारों के कार्यकाल के दौरान जो सुशासन या जो कानून व्यवस्था है वो उत्तर प्रदेश में किस तरीके की रही। और समझना आज के दौर में ये भी बहुत ज़रूरी है कि मौजूदा समय में जैसा दिखाई दे रहा है कि जो फाइट है वो सिर्फ 2 ही बड़ी पार्टियों में है, एक है समाजवादी पार्टी और दूसरी है बीजेपी। मीडिया भी इसी तरीके से प्रचार प्रसार कर रहा है और अगर उसमें देखें तो बड़े बड़े इंटरव्यू, बड़े बड़े जो पैनल डिस्कशन हैं वो चैनल्स पर देखने को मिल रहे हैं और उसमें या तो अखिलेश यादव दिखाई देते हैं या योगी आदित्यनाथ दिखाई देते हैं या बीजेपी के बड़े नेता दिखाई देते हैं। और इसी तरीके से समाजवादी पार्टी की भी रैलियां, चाहे वो वर्चुअल रैली हों या वो ग्राउंड पर की गई रैलियां हों, हालांकि अभी तो चुनाव आयोग ने मना कर दिया कि सिर्फ वर्चुअल रैली ही होंगी, लेकिन उससे पहले अगर हम पूरे रैलियों का अगर दौर देखें पिछले 6 महीने में अगर उत्तर प्रदेश में, तो 2 ही पार्टियों की रैलियां हमें देखने को सबसे ज़्यादा मिली। वो थी समाजवादी पार्टी की रैलियां और बीजेपी की रैलियां। बीजेपी की रैली में तो देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो गृह मंत्री हैं, वो तक शामिल हैं। वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं और प्रचार प्रसार पार्टी का कर रहे हैं। हालांकि एक अच्छी बात भी है, अगर पार्टी के लिए काम करना है और देश के लिए काम करना है तो अगर चुनाव है तो हर आदमी को कंधे से कंधा मिला करके और हर उसका जो कार्यकर्ता है उसे कंधे से कंधा मिला करके अपनी पार्टी का प्रचार और प्रसार करना ही चाहिए। लेकिन बात अब ये है कि असल में एक एलिमेंट को अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के अगर हम बात करें तो एक एलिमेंट को हम पूरी तरह से मिस कर रहे हैं। अगर आज की अगर हम बात करें, आज हम 2 फरवरी की अगर बात करें, आज से मायावती
जो हैं वो वर्चुअल रैली के माध्यम से लोगों के साथ मिलेंगी, उनसे बात करेंगी और अपनी रैलियां करेंगी। अगर हम मायावती की बात करें, अगर पूरे इस परिवेश में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, जब 1985 में बहुजन समाजवादी पार्टी का, माफ़ कीजिए, 1985 में जब बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी का जब नींव रखी गई और माननीय काशीराम जी ने इस पार्टी को बनाया और बहुजन की पार्टी को बनाया, तो उस समय एक ऐसा दौर था जब दलित, आदिवासी और जो पिछड़ों की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। और उस समय बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया। बहुजन समाज पार्टी जो है वो सत्ता में भी आई। मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद वो लगातार कई बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। हम वहीं से एक बार फिर स्टार्ट करते हैं। अगर मुख्यमंत्री बनने की फहरिस्त में मायावती का जो कार्यकाल है वो काफ़ी अच्छा रहा। हर बार जब भी मायावती जब भी मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की, तो जो शासन और जो प्रशासन की जो व्यवस्था रही वो काफ़ी अच्छी रही। उसमें चाहे महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ के या उनके साथ मारपीट के, बलात्कार के, हत्या के जो मामले हैं वो लगातार कम हुए। इसी तरीके से अगर बात करें वहाँ पे सुशासन की अगर बात करें तो वो काफ़ी अच्छा रहा। उसमें दंगे कम हुए, उसमें डकैती, फिरौती, जो उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह की सरकार थी तो उसमें एक बड़ा शब्द प्रचलित था कि अगर पकड़ हो जाए तो किससे मिला जाए। पकड़ यानी किडनैपिंग अगर हो जाए तो किससे मिला जाए। तो कहा जाता था किसी यादव नेता से मिल लीजिए और पकड़ छूट जाएगी। ये उस दौर की बात है जब मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और माना यह भी जाता है कि जब कभी भी समाजवादी पार्टी जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती है तो कुछ एक खास वर्ग के लोगों का जो स्वामित्व है यानी जो प्रभुत्व है वो उत्तर प्रदेश में बढ़ जाता है। चाहे वो थानों में नियुक्तियों को लेकर के हो या भर्तियों को लेकर के हो। इसी तरीके से जब बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में जब 2017 में आई तो उसके बाद एक आंकड़ा हमने हाल फिलहाल के दिनों में देखा कि जो ऊंची जाति के जो दरोगा हैं या जो आईपीएस हैं उनकी नियुक्ति काफ़ी कुछ थानों में और कुछ क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में की गई। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए, अगर सुशासन की बात अगर बीजेपी करती है तो उसमें एक खास वर्ग के लोगों को ही फायदा मिलता है। जबकि अगर बीएसपी की अगर बात होती है, क्योंकि वो एक ऐसी पार्टी है कि दबे कुचले और पिछड़ों की वो पार्टी होती है, तो उसमें जो पहली प्राथमिकता होती है वो यही होती है कि जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो इतनी मजबूत कर दी जाए कि कम से कम जो वो दलित, आदिवासी या जो पिछड़ा है उसे वो न्याय मिल पाए, वो थाने में अपनी एफआईआर कम से कम दर्ज करवा पाए। और इसका नतीजा ये होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि बीएसपी की जब सरकार होती है तो उसमें एक अच्छी, एक मजबूत जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो सामने निकल करके आती है और एक अच्छा माहौल उत्तर प्रदेश को देखने को मिलता है। अगर वहीं बात करें, अगर मौजूदा समय में अगर बीजेपी की या समाजवादी पार्टी की बात करें, जिस समय से वो दावे कर रहे हैं और देखने में ये आ रहा है कि सिर्फ दो ही पार्टियों के बीच में इलेक्शन होता जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर बीएसपी की बात करें, शुरू से लेकर लास्ट तक की अगर बात करें, बीएसपी या तो नंबर 1 पार्टी रही है उत्तर प्रदेश में या नंबर 2 की पार्टी रही है। और नंबर 2 की पार्टी भी वो तब रही है जब पूरे देश में बीजेपी की लहर थी। यानी जो बीएसपी का जो वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, वो अगर बीजेपी की लहर भी अगर होती है, अगर हम 2017 की ही बात करें तो 20% वोट जो हैं वो बीजेपी को मिलते हुए दिखाई देते हैं। अगर उसी में अगर लहर की बात करें तो 33% दलित वोट बैंक बीएसपी का ऐसा है जो कभी हिलता नहीं है, चाहे सरकार किसी की भी हो। अगर हम इसी वोट बैंक पर अगर बात करें, अगर उत्तर प्रदेश में अगर हम वोट बैंक की बात करें तो मायावती का एक कोर वोट बैंक जो है वो इतना मजबूत है कि वो किसी भी हाल में कहीं जाता नहीं है। और अगर मुस्लिम और जो ब्राह्मण जो वोट बैंक है, अगर उसके दिमाग में ये बात आ गई कि उसे जो सामाजिक और जो न्यायिक व्यवस्था अगर बीएसपी
कि राज्य में अगर अच्छी मिलती है और अगर वो ये मन बना ले कि उसे एक अच्छी न्यायिक व्यवस्था बीएसपी के राज में मिल सकती है, तो मुकाबला फिर बीजेपी और एसपी के बीच में नहीं है, बल्कि मुकाबला बीजेपी बनाम बीएसपी हो जाएगा। और देखना दिलचस्प ये भी होगा कि चुपचाप अपनी जो पूरी जो चुनावों की जो रैली है, चाहे वो वर्चुअल मोड्स के थ्रू ही बीएसपी कर रही है, अगर हम ध्यान से देखें तो बीएसपी अंदर खाने यानी ग्राउंड लेवल पे इतनी मजबूती से काम कर रही है कि वो अपने हर एक वोटर तक पहुंचने की पूरी कोशिश इस पूरे माध्यम के थ्रू कर रही है, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे और दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हो। जबकि अगर हम देखें तो एक वर्चुअल फाइट बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में होती दिखाई दे रही है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मुकाबला ना सिर्फ बीजेपी और एसपी के बीच में है, बल्कि उसमें जो बीएसपी है वो भी एक अहम भूमिका इस चुनाव में निभाने जा रही है। और आज क्योंकि 2 फरवरी है और आज से ही मायावती अपनी रैलियों का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ करेंगे। 10 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग होनी है और 167 सीटों पर, जो खास तौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं उन पर 10 फरवरी को वोटिंग होनी है। देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में जो बीएसपी बनाम एसपी और जो बीजेपी है उसके बीच में जो मुकाबला है वो क्या कुछ नतीजे हमारे सामने लेकर के आ पाता है। फिलहाल इस वीडियो में दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।